हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों को अपने इस क्लासरूम में। होपफुली सही होंगे आप लोग, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा चल रहा है मॉर्निंग सेशन। थोड़ा सा आ जाती है अपने लाइन पर क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया। हाँ, तो हमारा चल रहा है राजस्थान रैंट कंट्रोल एक्ट 2001, ठीक है, जिसमें मैं आपको फोर पार्ट में अपना क्या करा चुकी हूँ, 4 पार्ट कंप्लीट, मतलब कि मेरे लेक्चर के और सेक्शन और एक्ट के मेरे पढ़ाने के जो है 4 पार्ट, मैंने कि 4 लेक्चर मैं ऑलरेडी आपके ले चुकी हूँ राजस्थान रैंट कंट्रोल पे। आज मेरा 5th लेक्चर और 5th लेक्चर में हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 पे हम आ गए हैं। चैप्टर नंबर 4 क्या कहता है रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलीगली इविक्शन। बेचारा जो हमारा टेनेंट था उसको निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया भाई? इलीगली तरीके से उसको बेचारे को निकाल दिया। वो सारे ग्राउंड जनाब ने यूज ही नहीं करे जो हमने बताए थे। कौन से सेक्शन में, रिमाइंड करिए जरा, कौन से सेक्शन में हमने बताए थे इविक्शन के? सेक्शन नंबर 9 में कितने ग्राउंड थे? 13 ग्राउंड्स हमने वहाँ बताए थे। वो सारे ग्राउंड तो इन्होंने यूज करे ही नहीं, इलीगली बेचारे को डिस्पोजेस कर दिया। तो इलीगली जो आप उनको डिस्पोजेस कर दिया तो वो कहाँ जाएंगे? भागे। अब वो बेचारे जाएंगे ट्रिब्यूनल में। टेनेंट साहब ट्रिब्यूनल में भागे जाएंगे तो वहाँ पे क्या प्रोसेस चलेगा वो हमारा बताया गया सेक्शन नंबर 11-12 में। सेक्शन नंबर 11 में उनको इविक्ट कर दिया। सेक्शन नंबर 12 में उनको प्रोसीजर बताया गया कि भाई आप जाइए ट्रिब्यूनल में और अपने हक की लड़ाई लड़िए, ठीक है, इतनी बात है। तो जो प्रोसीजर चलेगा वो चलेगा सेक्शन नंबर 12 में, यानी कि हमें सिर्फ 2 सेक्शन यहाँ पढ़ने हैं। पहला सेक्शन पढ़ना है हमें 11 सेक्शन और सेकंड सेक्शन हमें पढ़ना है 12। फर्स्ट 11, सेकंड 12, तो सेक्शन में पढ़ने छोटा सा चैप्टर है। चलिए कर लेते हैं। राजस्थान रैंट कंट्रोल एक्ट 2001, एक्ट नंबर 1 ऑफ 2003। 1 का बड़ा चक्कर है, 2 और यहाँ पे सेक्शन नंबर 3 का बड़ा चक्कर है, ठीक है। याद रखिएगा एक्ट नंबर 1 है ये, ठीक है। एक्ट नंबर 1 है इसका 2003 का, ठीक है। चलिए कमेंसमेंट कब है इसका? 1 अप्रैल 2003, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर 4। गाइस मुझे आप लोगों को रिवाइज कराने की जरूरत तो नहीं है ना? जो पहले मैं आपको करा चुकी हूँ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 है क्या? अगर है तो बताइएगा, फिर से रिवाइज करा देंगे। चलिए तो अभी आप कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में बताया कि रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलीगली इविक्शन, यानी कि जो रेस्टोरेशन कराना है, पुनः दोबारा से उसको लेना है। क्या करना है? जो उसको इलीगली इविक्शन कर दिया गया है भाई उसको बताना है। यानी कि यहाँ पे सेक्शन 9 का तो इन्होंने मतलब ही नहीं देखा। सेक्शन 9 के ग्राउंड्स को यूज ही नहीं किया और इनको इलीगली इविक्ट कर दिया, ठीक है। तो चलते हैं सेक्शन नंबर 11 क्या कहता है? रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलीगली डिस्पोजेस्ड टेनेंट, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को इलीगली डिस्पोजेस कर दिया है तो किस तरीके से कर दिया है ये चलो मैं आपको बता देती हूँ। 3 पॉइंट है, सेक्शन पढ़ोगे आप, पूरा अच्छे से खासा सेक्शन दिया हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग नहीं किया गया है, उसकी कंसेंट के बिना नहीं किया गया है, उसको क्या किया है? विदाउट कंसेंट उससे कह दिए खाली करा दिया गया है रैंट ट्रिब्यूनल, तो वो क्या करे? कहाँ जाएगा वो बेचारा? वो कहाँ जाएगा? रैंट ट्रिब्यूनल में जाएगा। कितने दिन के अंदर जाएगा? 30 दिन के अंदर वो कहाँ जाएगा? रैंट ट्रिब्यूनल के अंदर जाएगा। इतनी सी बात इस सेक्शन में बताएगी। अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय की प्रक्रिया के जो न्यायालय का जो प्रोसीजर जो सेक्शन 9 में जो ग्राउंड दिए गए हैं उन ग्राउंड्स को यूज ना करते हुए, उन 13 ग्राउंड्स को यूज ना करते हुए इलीगली इविक्ट कर दिया गया है, तो वो व्यक्ति और उसकी कंसेंट के बिना उसको इविक्ट कर दिया गया है, तो वो कहाँ जाएगा? वो रैंट ट्रिब्यूनल में जाएगा। रैंट ट्रिब्यूनल में जाके एक अर्जी फाइल करेगा। वो एक अर्जी फाइल करेगा रैंट ट्रिब्यूनल में जाके, और अर्जी फाइल कितने दिन के अंदर करेगा? 30 दिन के अंदर करेगा। 3 का फिर से चक्कर, 30 दिन के अंदर वो अर्जी फाइल करेगा, ठीक है। तो फिर उसका प्रोसीजर कहाँ चलेगा? तो आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 12 पर। सेक्शन नंबर 12 कहता है कि प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन, उसको दोबारा पोजीशन दिलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे कोर्ट ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आके उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार नहीं और विदाउट एनी कंसेंट वो डिस्पोजेस कर दिया गया है, इविक्ट कर दिया गया है, तो क्या होगा? उसको पोजीशन दिलवाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जाना पड़ेगा रैंट ट्रिब्यूनल के यहाँ पे।
जब वो रैंड ट्रिब्यूनल के यहाँ जाएगा तो क्या कैसे जाएगा, ऐसे तो चला नहीं जाएगा कि साफ साफ मुझे तो वहाँ से निकाल दीजिए, नहीं। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोर्ट में जाना होता है, तो कोर्ट में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक आपको प्लीडिंग फाइल करानी होती है। प्लीडिंग के लिए क्या प्लीडिंग कैसे तैयार की जाती है, वो कैसे की जाती है, एक प्लेंट आपको लेके जाना पड़ता है। उस प्लेंट के लिए यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया गया कि अर्जी फाइल करी जाएगी। वो अर्जी फाइल कैसे की जाएगी, तो वहाँ पे उसके साथ एक लगेगा एफिडेविट, ठीक है, एफिडेविट, और वो सारे डॉक्यूमेंट जो उस पोजीशन से रिलेटेड हो, वो सारे डॉक्यूमेंट उस जो हमारा टेनेंट है उसको लेके जाने पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, एफिडेविट देंगे, कौन देगा, टेनेंट देगा उस फाइल के संग, और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो देगा, ठीक है। जब वो एफिडेविट देगा और डॉक्यूमेंट सबमिट कर देगा, 2 पॉइंट हो गए। एफिडेविट देंगे, कौन देगा, टेनेंट देगा। डॉक्यूमेंट सबमिट कौन करेगा, टेनेंट करेगा। तो यहाँ पे जब वो ये सब चीजें कर देगा तो कोर्ट आ जाएगा अपने एक्शन पे। कोर्ट जब देखता है कि एक प्लीडिंग आई है और एक टेनेंट है उसको डिस्पोजेस कर दिया गया है, एक टेनेंट को डिस्पोजेस कर दिया गया है और उसने एक एफिडेविट के साथ और एक डॉक्यूमेंट के साथ पूरा जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करते हुए एक अर्जी फाइल की है, तो कोर्ट उसको पूरा पढ़ेगा, देखेगा। देखने के बाद कोर्ट का क्या होगा, एक प्रोसेस आगे चलाने के लिए क्या करेगा, एक नोटिस जारी करेगा। किसके अगेंस्ट नोटिस दिया जाएगा, उस लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में एक नोटिस जारी करेगा। वो नोटिस कितने दिन का होगा, 21 दिन का होगा, याद करिएगा, 21 दिन का एक नोटिस जारी करेगा कि आपको 21 दिन का समय दिया जाता है कि कोर्ट के सामने ये जो कोर्ट जो नोटिस जारी करेगा उसके सामने जो प्लेंट होगा उसकी कॉपी और साथ ही एफिडेविट वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लगा के देगा, और कोर्ट कहेगा, उस लैंडलॉर्ड से कहेगा, उस नोटिस में लिखा होगा कि आप अपना जवाब लेकर हमारे सामने पेश हो जाइए, और पेश होने के साथ साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना एफिडेविट लेकर आइए और कोर्ट में लगाइए और बताइए कि आपने इनको इविक्ट क्यों किया, ठीक है, इलीगली इविक्ट क्यों किया, जबकि वो सारी चीज़ें वो फॉलो कर रहे थे जो फॉलो उन्हें करनी चाहिए अभी तक जो उनकी नॉलेज में आया कोर्ट में, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे वो 21 डेज का नोटिस दिया जाएगा। 21 डेज का नोटिस दिया जाएगा तो उन्हें उसे व्यक्ति को जो कि एक लैंडलॉर्ड है वो रिप्लाई कितने दिन के अंदर करना होगा, उसको कितने दिन के अंदर करना होगा, 10 डेज के अंदर उन्हें रिप्लाई करना होगा। कि रिप्लाई में क्या करना होगा, उसे एक डॉक्यूमेंट लगाना होगा, उसे एक एफिडेविट लगाना होंगे और वो जवाब दावा देना होगा और बताना होगा कि क्यों किया, ठीक है। अब जब वो अपना एफिडेविट लगा देता है और अपना जवाब दावा जो होता है वो लगा देता है, अपना डॉक्यूमेंट्स दिखा देता है, उसके बाद री रिप्लाई करने के लिए किसको कहा जाएगा कि जनाब आपके अगेंस्ट में आपने जिस चीज़ के लिए जो चीज़ें बताई थी उसके अगेंस्ट में रिप्लाई आ चुका है। जब रिप्लाई आ चुका है तो आपको री रिप्लाई करना होगा। कितने दिन के अंदर री रिप्लाई करना होगा, 7 डेज का टाइम दिया जाता है। आप 7 दिन के अंदर इसका रिप्लाई करिए। कौन सा रिप्लाई, री रिप्लाई, यानी कि रिप्लाई के बदले में रिप्लाई दीजिए, जवाब के बदले में जवाब दीजिए कि आप जब आपने कहा कि ये बात आई थी तो हमने नोटिस भेजा, इनको बुलाया, ये कोर्ट में पेश हुए और इन्होंने कहा कि इस तरीके की बातें हैं, इस तरीके की बातें हैं, तो आप अब इनका जवाब दीजिए। कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर इसका जवाब दीजिए। 7 दिन के अंदर इसका जवाब दीजिए। फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये अपना नोटिस, कोर्ट ने नोटिस भेजा, लैंडलॉर्ड ने रिप्लाई किया और टेनेंट ने री रिप्लाई कर दिया, तो अब बात आती है हियरिंग की, ठीक है। अब जब सबों ने अपना अपना कार्य कर लिया तो कोर्ट के सामने अब उन सबको पेश किया जाएगा। कोर्ट के सामने जब वो पेश किए गए तो बात आती है हियरिंग की, एक डेट दी जाएगी और हियरिंग की डेट कौन सी होगी, वो कितने दिन के अंदर होगी, वो होगी 15 डेज के अंदर। कब से 15 डेज के अंदर होगी, 7 डेज की रिप्लाई करने के बाद 15 दिन का समय दिया जाएगा। 15 दिन के अंदर कहा जाएगा कि जनाब आइए और आके अपना हियरिंग शुरू करिए। उन लोगों के बीच में जो भी होगा वो एक तरीके से हियरिंग चलेगी, जो भी डिस्प्यूट होगा उसके अकॉर्डिंग। इसका डिस्पोजल किया जाएगा 90 डेज के अंदर, ठीक है। 90 डेज के अंदर कौन सी डेट डिसाइड कर दी इन्होंने, डिस्पोजल की डिसाइड डेज कर दी। इन दोनों की जो हियरिंग होगी, इसका जो भी जजमेंट होगा वो कितने दिन के अंदर कर दी जाएगा, 90 दिन के अंदर इसका जजमेंट करना होगा। 90 दिन के अंदर इसका जजमेंट करना होगा। कब से, जब से वो जब से वो अर्जी फाइल करता है तब से गणना की जाएगी और उस गणना के अंदर 90 दिन के अंदर उनको फाइनलाइज करना होगा, कोर्ट को फाइनलाइज करना होगा। यानी कि टोटल कितना हो गया, टोटल हमारा होना चाहिए 90 डेज के अंदर। 90 डेज के अंदर उसको पूरा प्रोसेस को कंप्लीट कर देना चाहिए। तो ठीक है, याद रखिएगा 21 डेज नोटिस, रिप्लाई 10 डेज में, री रिप्लाई 7 डेज में,
15 डेज में उन्हें उसका मतलब हियरिंग की डेट दी जाएगी, फिर वहाँ पे हियरिंग चालू की जाएगी और उसके बाद 90 डेज के अंदर अंदर उसको फाइनलाइज करना होगा कि क्यों इसको इविक्ट किया गया। अगर उसको इविक्ट कर दिया गया है और वो इलीगली डिस्पोजेस किया गया है तो उसको पुनः कब्जा दिलवाया जाएगा और बताया जाएगा कि आप वहाँ पे दोबारा से जा सकते हैं, जाके रह सकते हैं। ठीक है, ये बात कहाँ की गई है, प्रोसीजर कहाँ चलेगा, सेक्शन नंबर 12 में चलेगा। सेक्शन नंबर 12 में ये चलेगा। ठीक है, उसके बाद एक इन्होंने बताया कि किराया अधिकरण ऐसी संक्षिप्त यानी कि कौन सी प्रोसीजर चलाएगा, एक समरी ट्रायल चलाएगा जो वे अदालत करने के लिए आवश्यक समझेगी कि अर्जिता को विधि की सम्यक प्रक्रिया से अन्यथा उसकी सम्मति के बिना किराएदार के परिसर के अवैध रूप से बेकब्जा किया गया है। ऐसे परिसर का कब्जा का तुरंत प्रत्यावर्तन का आदेश करते हुए अर्जी का जो उसकी जो फाइल किया गया उसका फाइनलाइज किया जाएगा, उसका निपटारा कर दिया जाएगा। अधिकरण किराएदार को मामले के तथ्यों परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उसे हुई कठिनाई और असुविधा के लिए पर्याप्त प्रतिकर यानी कंपनसेशन भी दिलवाया जाएगा। जो भूस्वामी द्वारा संदेह होगा, यानी किसके द्वारा होगा, लैंडलॉर्ड के द्वारा संदेह होगा और अधिकरण तुरंत कब्जे की पुनर्प्राप्ति के लिए प्रमाण पत्र जारी करेगा। यानी कि जो ट्रिब्यूनल होगा फिर से एक सर्टिफिकेट इशू करेगा और सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि आप उसको फिर से पोजीशन में ले सकते हो जिसमें आप ऑलरेडी रह रहे थे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट में इन्होंने इसको पूरा बनाया है इस सेक्शन को। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग प्लीज़ मेरे से डिस्कस करिएगा। मेरे द्वारा दी गई आपको जानकारी समझ में आई होंगी और हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम करेंगे सेक्शन नंबर कहाँ से कहाँ तक, 13 से 22 तक। ठीक है, 13 से 22 तक काफ़ी सारे प्रोसेस देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्शन होगा, कैसे पूरा जो ट्रिब्यूनल होगा वो कैसे बनेगा, रैंड ट्रिब्यूनल कैसे बनेगा और अपीलेट रैंड ट्रिब्यूनल कैसे बनेगा और प्रोसीजर कौन सा चलेगा जो मैं आपको बार बार पढ़ाती है। सेक्शन नंबर 14 में प्रोसीजर जो चलता है वो कैसे चलेगा, सेक्शन नंबर 15 का प्रोसीजर कैसे चलेगा, 16 का कैसे चलेगा, 18 में क्या कहा है, 19 में क्या कहा है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।